हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में एक अच्छा अच्छे इतिहास पाठ 12 है। पाठ का नाम है दक्षिण भारत और इस पाठ में कहानी 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की जो स्थिति है उसका जिक्र है। इस पाठ में दक्षिण भारत की जो शुरुआती जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी है, वो हमें सम्राट अशोक के अभिलेख और संगम साहित्य से मिलती है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण के तीनों राज्यों चेर, चोल और पांड्य इनका वर्णन मिलता है और 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के कुछ नए राज्यों का उदय हुआ, ये जानकारी भी मिलती है। देखिए, विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है और विंध्य पर्वतमाला जो है वो कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को जो है दक्षिण भारत कहा जाता है। यानी विंध्य पर्वतमाला या विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर के और कन्याकुमारी तक का जो विशाल भू क्षेत्र है वो दक्षिण भारत कहलाता है और इसका जो आकार है वो त्रिभुज आकार है, त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी से या बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है और इस भौगोलिक विविधता के बीच 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव और चोल वंश का उदय हुआ दक्षिण भारत में और इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला और साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी और इन शासकों ने, दक्षिण भारतीय शासकों ने एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को दूर दराज देशों तक फैलाया। अब हम दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानेंगे, जिनका जो क्षेत्र था वो मान्यखेट था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक दंतिदुर्ग था और इसने अपनी राजधानी मान्यखेट को बनाया, जो इस समय सोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंतिदुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बने और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। अब चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। तो चालुक्य जो है उनका मूल क्षेत्र वातापी या बादामी था और चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी का आधुनिक नाम बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बांगलकोट जिले में स्थित है और इसी वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें जो है वातापी का विरूपाक्ष मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। अब पल्लव वंश के बारे में जानते हैं, जिनका जो मूल क्षेत्र था कांची। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था और पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह जैसे शासक इस वंश में हुए और इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ मंदिर को बनवाया और यह मंदिर विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पल्लवों के समय में कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। चोल वंश के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत में चोल वंश, जिनका मूल क्षेत्र तंजौर था और चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। 2री शताब्दी ईस्वी में करिकाल नाम का शासक है, उसने बहुत से राज्यों को जीता। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने जो है दोबारा चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया और इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया, विजयालय ने। और इस वंश के शासकों ने भारतीय सीमा से बाहर भी अपने राज्य का विस्तार किया। चोल शासक
राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। अब हम दक्षिण भारत के जो शासक हुए हैं इनकी शासन व्यवस्था को देखेंगे कि इन शासकों की शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी। तो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनकी शासन व्यवस्था में राजा ही सबसे ऊपर होता था और राजा की मदद के लिए मंत्री और कर्मचारी होते थे और उन मंत्रियों और कर्मचारियों की नियुक्ति राजा स्वयं करता था। इस प्रकार उन मंत्रियों और कर्मचारियों पर राजा का नियंत्रण रहता था। चोलों की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी और सारे साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे। प्रांत को यानी राज्य को मंडलम, जनपद को यानी जिले को नाडु और गांव को कुर्रम कहा जाता था। और गांव के वासी यानी कि कुर्रम वासी अपनी बैठक में समस्याओं का समाधान करते थे, वहीं सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे और आर्थिक रूप से वो जो है सेल्फ डिपेंड यानी कि स्वावलंबी थे। यहीं से स्थानीय स्वशासन यानी आज से मिलती जुलती पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब हम सामाजिक स्थिति को देखेंगे कि दक्षिण भारत के शासकों की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो दक्षिण भारत का समाज भी जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और इस समय समाज में दो वर्ग ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण ही थे। सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। समाज में स्थिरता थी, स्थायित्व था। राज्य में धनी और गरीबों में अंतर था। धनवान व्यक्तियों के मकान सुंदर और सुसज्जित होते थे, गरीबों के घर जो है सादे होते थे और फर्श जो है वो कच्ची ईंट की होती थी। किसान भूमि के स्वामी माने जाते थे लेकिन मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। कृषि मजदूर दासों की तरह ही थे। तो जो है अब हम धार्मिक स्थिति को देखेंगे। दक्षिण भारत के जो है 6वीं से 11वीं शताब्दी के बीच की स्थिति को जान रहे हैं। तो दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे और वह अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वह बौद्ध और जैन धर्मों के विहारों और मंदिरों के निर्माण के लिए दान भी देते थे। समाज में विष्णु और शिव की पूजा होती थी और विशेष रूप से होती थी और शंकराचार्य ने जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने जो है आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण में रामार्जुनाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। अब हम कला और साहित्य के बारे में जानेंगे कि इस समय कला और साहित्य की स्थिति क्या थी। तो दक्षिण भारत के जो है बड़े और भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए थे और इनके शिखर जो है आयताकार, ऊंचे और कई मंजिले के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर जो है कृतियां, रचनाएं बनी होती थी और इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने करवाया और यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय जो है मूर्ति कला भी बहुत ज़्यादा विकसित हुई और इस जो है मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के राजा शिक्षा और साहित्य के प्रेमी थे और उन्होंने दक्षिण भारत में संस्कृत और तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ में भी उन्नति यहाँ पर हुई उस समय। और पल्लव शासकों के समय संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय के राजसभा में थे और कंबन के द्वारा लिखित रामायणम ग्रंथ तुलसीकृत रामचरितमानस की तरह दक्षिण में भी लोकप्रिय है। तो अब इनके आय के यानी कमाई के स्रोत व्यापार और कृषि के बारे में अगर हम जानते हैं तो
दक्षिण भारत में मसालों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। वह अपने इन प्राकृतिक संसाधनों और व्यापार से बहुत लाभ उठाते थे। दक्षिण पूर्व एशिया से इनके अच्छे व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम और मिस्र के साथ, दूसरी ओर मलय द्वीप के समूह के साथ और वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था, यानी पानी के जहाज जहाँ रुकते थे व्यापार के लिए, तो वो बंदरगाह जो है महाबलीपुरम था, जो स्थानीय और सुदूर व्यापार के कारण राजकोष की कमाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत के अगर हम विदेशों से संपर्क के बारे में देखें तो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जल सेना थी और जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया और मलाया द्वीप समूहों में अपने संपर्क बनाए हुए थे। और इस समय भारत के कुछ व्यापारी पड़ोसी देशों में गए और वहाँ उन्होंने बस्तियां बनाई। कुछ बौद्ध प्रचारक भी पहुँचे और विदेशों के स्थानीय लोग इनसे प्रभावित हुए और भारतीय विचार, कला और रीति रिवाज को अपनाते गए। इसी तरह से पल्लवों ने भी सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंबोज यानी कंबोडिया और चंपा जिसके प्रमुख केंद्र थे। और इसमें जो है मुख्य रूप से जो है कंबोडिया और चंपा, इसके क्या है, इसमें जो है सेव संप्रदाय के थे और कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। भारतीय स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और जिससे भारतीय कला, साहित्य और भाषा का विस्तार हुआ। आज भी इसका प्रभाव हमें वहाँ की स्थानीय संस्कृति में दिखाई पड़ता है। इंडोनेशिया में भी आज रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई जो है संस्कृत शब्द मौजूद हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और यह जो है मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानी उभरी हुई है, मूर्तियों में अंकित है। तो अद्भुत बात यह है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरोबुदर इंडोनेशिया में मौजूद है। तो दक्षिण भारत के राजा वंश, उनके शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, आय के स्रोत और विदेशियों से संपर्क के बारे में आपने इस पाठ में जाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।